यस सर। चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम बाद हम आज फिजिक्स स्टार्ट करेंगे एंड आई होप बाकी सब्जेक्ट पे आपके अच्छे चल रहे होंगे। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? हाँ, सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? सर अभी आपने कुछ लिखा नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी कुछ लिखा नहीं है, अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेट मी राइट। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज हम करेंगे बच्चों, हाँ बेसिकली कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। स्नेल्स लॉ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्नेल्स लॉ, एक सेकंड में। हाँ, हाँ, चलिए। तो बच्चों आज हम स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन। आपकी डेट शीट आ गई फिर फाइनल? यस सर। यस सर। फिर फिजिक्स का एग्जाम कब है? सर 20th मई। 20 मई। तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। कोई ना, आराम से कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब मुझे जल्दी से कौन बताएगा व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जल्दी से बताओ व्हाट इज रिफ्रैक्शन। When light moves from one medium to another medium, it bends away or towards normal. परफेक्ट, बिल्कुल सही। सो बेसिकली व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सो इट्स अ फिनोमेना during which when a light ray travels from one medium to another medium, so basically it will bend towards the normal or it will bend away from normal. अब ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? तो क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है? लाइट की बेंड क्यों करती है? वेलोसिटी में चेंज होता है। बिल्कुल सही, लाइट के वेलोसिटी में चेंज होता है। तो एक्चुअली अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से बात करें तो एक्चुअली होता क्या है ना, कि मान लो कि हमारा ये सरफेस है, ठीक है, हमारा ये सरफेस है जहाँ पे लाइट रे ट्रेवल कर रही है, मतलब जिसको क्रॉस करेंगी भी, ठीक है। मान लो हमारा ऐसा सरफेस है, इसको लाइट रेज क्रॉस करेंगी और ये हमारा नॉर्मल है। अब आई थिंक सबको पता होगा जो लाइट रेज है वो क्या है? दीज आर वेव्स। वेव्स भी है। अब होता क्या है, ऐसे वेव की फॉर्म में एंटर करती है, ठीक है। तो होता क्या है, एक मोमेंट पे कुछ पोर्शन जो है लाइट वेव का वो जल्दी एंटर करता है दूसरे मीडियम में, और जो दूसरा पोर्शन है वो अभी भी पहले मीडियम में ही है। अब उसकी वजह से क्या, हमने जैसे अभी किसी ने बताया था ना कि बेसिकली स्पीड जो चेंज होती है, स्पीड या तो बढ़ेगी या घटेगी। वो घटेगी कब, बढ़ेगी कब, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब होता क्या है कि कुछ पोर्शन जो लाइट रे का है, जो लाइट वेव का है, वो नेक्स्ट मीडियम में एंटर कर चुका है और कुछ पोर्शन अभी भी पुराने वाले मीडियम में ही है। अब होता क्या, उसकी वजह से मान लो कि एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि डेंसर मीडियम है, मान लो ये अपना रेडिमेड, ये अपना डेंसर मीडियम है। अब होगा क्या कि इस पोर्शन का, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसकी स्पीड होगी क्या, कम, लेकिन ये फास्ट स्पीड से अभी भी आगे आ रहा है। तो होता क्या एक्चुअली, ये जो लाइट रे हमारी है वो ऐसे बेंड कर जाती है, ऐसे बेंड कर जाती है। इसलिए बच्चों, जब भी लाइट रे ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सॉरी ये यहाँ पे डेंसर लिखना, रे टू डेंसर, बच्चों होता क्या है, हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे बेंड करती है। आई थिंक ये बात सबको पता होगी। जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। अगर डेंसर टू रेयर होता तो अपोजिट होता है, ठीक है। अब बात ये है कि जब भी हम किसी पानी में, जब पानी में हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज हमें थोड़ा ऐसे दिखती है, या फिर आपने देखा होगा, आप सबने आई थिंक स्विमिंग पूल आपने देखा होगा सबने। कोई ऐसा मतलब जिसने अभी तक स्विमिंग पूल नहीं देखा हो? सबने देखा है ना? यस सर। आप, आपने देखा होगा कि ना आपको खुद फील होता है कि जो जो सरफेस है, जो सरफेस है कहीं ना कहीं वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। अब एक्चुअली ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सो बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हाइल चेंजिंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एक्चुअली होता क्या है कि मान लो, देखो एक लाइट रे, ये हमारी क्या होगी, इंसिडेंट वेव। मान लो इंसिडेंट
अपनी रे होगी, ठीक है। और यहाँ पे मान लो वेलोसिटी ज्यादा है और यहाँ पे वेलोसिटी कम है। अब होगा क्या कि ये मान लो इसमें अपनी वेलोसिटी कम होगी। अब होता क्या, दोनों ही मीडियम में बच्चों फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। बच्चों फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब याद करो एक फॉर्मूला होता था, दैट इज म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू वी। वेट सॉरी, v is equal to lambda into, I'm going to tell you, so v is equal to lambda into frequency लिख लो, ये फॉर्मूला। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं ना, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बच्चों वेवलेंथ भी ज्यादा होगी ही होगी। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? देखो हमें कोई ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में, बट हमें पता होना चाहिए। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? क्लियर है? ठीक है, Yes. चलिए। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल क्या करती है, हमेशा लाइट से बेंड करती है। क्यों करती है आपको पता चल गया होगा। सेकंड थिंग, अब सबसे इंपोर्टेंट हम फॉर्मूला बात करेंगे, स्नेल्स लॉ। क्या बोलता है ये? देखो मुझे ये लॉ कभी समझ ही नहीं आया, मुझे नहीं समझ आया। मैं कहने का मतलब क्या है, मुझे यूज करना था वो अलग चीज है, बट क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, कैसे किया, ये सब चीजें उनके हुआ है। हमें फोकस करना रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट क्या बोलता है। अब ये फॉर्मूला मैंने कभी याद नहीं किया, मैंने इसको कभी याद ही नहीं किया। मैं बस ये याद रखता हूँ, ये वाला पोर्शन बस। ओके, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे म्यू1 है, बस मैं क्या याद रखता हूँ, मैं रखता हूँ कि साइन इंटू आई इंटू म्यू1 विल बी इक्वल टू नीचे वाला पोर्शन क्या है, साइन इंटू आर इंटू म्यू2। बस मैं सिर्फ ये याद रखता हूँ, मैं इस इक्वेशन को कभी याद नहीं रखता। ये मुझे रेशियो में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं हमेशा इसको ऐसे याद रखता हूँ, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन। आप भी ऐसे याद रख सकते हो। ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई? तो स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मल्टीप्लाई बाय refractive index of that medium will always be constant, and I think सबको पता होगा refractive index क्या होता है। किसी को डाउट है क्या refractive index में? आई थिंक ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं पहले। किसी को डाउट है क्या refractive index में? नो सर। ठीक है, मैं चलो आपको बता भी देता हूँ एक्चुअली refractive index क्या होता है। सो म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और आप एयर बोल सकते हो, एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ओके। एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो कि म्यू21 ऐसे लिखा हो, उसको क्या लिखेंगे, म्यू2 बाय म्यू1। इसको क्या लिख सकते हैं? सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इसको थोड़ा फास्ट करा रहा हूं मैं, ठीक है। ये अपना क्या होगा बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल इनटू म्यू1 मस्ट बी कांस्टेंट। ये बात किस किस को यहां तक समझ आई? अब मुझे ये बताओ, अगर म्यू2 बच्चों एक चीज बताओ, अगर म्यू2 ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो वैल्यू कम होगी। देखो बच्चों, साइन आर इंटू म्यू2 अगर कांस्टेंट है तो दोनों में से आर और म्यू2 में से एक चीज बड़ी हो सकती है। ये बात देखो मैं ऐसे याद रखता हूँ, मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूँ। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? ये बात क्लियर होगा? साइन आई इंटू म्यू1 मस्ट बी इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू2, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हो, सो म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू साइन आई
डिवाइड बाय साइन आर। आप इसको μ2 1 भी लिख सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ये लिख के दिखा रहा हूँ, कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ याद रखता हूँ ये वाली इक्वेशन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे याद नहीं रहती बिल्कुल भी। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, आगे चले। चलिए, अब मान लो बच्चों, देखो अब हम बात करते हैं कि मान लो एक स्पेशल केस है कि हमारी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मान लो 0 है। मतलब क्या है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है बच्चों वो नॉर्मल क्या लॉन्ग आ रही है, हमारी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है नॉर्मल। तो मुझे क्या था, अगर नॉर्मल क्या लॉन्ग आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0। तो साइन आई इंटू μ1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर आर एंगल भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल सही। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है। सेकंड केस, ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। मतलब क्या है कि रेयर से बच्चों डेंसर में आ रही है। अब देखो जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या, μ2 ग्रेटर देन μ1 है। अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है बच्चों, तो ये एक्सप्रेशन भी आ ही जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, जब भी ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर करेगी, वो हमेशा बच्चों टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी ही करेगी। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है। नाउ थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करें, अगर डेंसर टू रेयर करें तो बिल्कुल वही ऑपोजिट है। अगर डेंसर टू रेयर है मतलब क्या है कि हमारी इस बार बच्चों क्या है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार कम हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर फॉर द गिवन डायग्राम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 30 डिग्री। ओके, ऑप्शन बी 30 डिग्री। बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। यस सर, ऑप्शन बी। चलिए बिल्कुल सही। तो कैसे करेंगे इसको, सीधा सीधा मैं वैसे ही सीधा सीधा लिख देता हूँ। ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो साइन आई इंटू μ1 इज इक्वल टू साइन आर इंटू μ2। साइन आई कितना है, आई 60 है, तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू 1। साइन आर हमें निकालना है, μ2 कितना है, रूट से कैंसिल कैंसिल, आर एंगल कितना आ जाएगा यहाँ से, 30 डिग्री। बिल्कुल सही, बी। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करो। सो फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस केस में करो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो इसका आंसर भी जल्दी से फास्ट फास्ट। चलिए ये आप होमवर्क कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इसमें आपको बताना है एंगल ऑफ डेविएशन। आपको क्या बताना है, एंगल ऑफ डेविएशन। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो ये डेंसर से रेयर में आ रहा था, एंगल ऐसे हो जाएगा। चलो बताओ बच्चों, ये कैसे करेंगे? साइन आई इंटू 1.33 मस्ट बी इक्वल टू साइन आर इंटू 1। साइन आई कितना है, 37 डिग्री। तो साइन 37 कितना होता है, 3 डिवाइड बाय 5, 1.33। ठीक हो जाएगा।
साइन आर हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 1.33। 1.33 हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं ना, कैंसिल कैंसिल, 4/5 आ गया। इसका मतलब क्या, आर अपना कितना आ जाएगा, 57 डिग्री आ जाएगा। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई, सॉरी 53 डिग्री। अब मुझे ये बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा भाई, एक्चुअली अपना ये आने वाला था ऐसे, तो ये क्या होगा, डेल्टा हो गया। सो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, एंगल आर माइनस एंगल आई। एंगल आर कितना है 53, एंगल आई कितना है, तो यही हो गया ना, एंगल आर माइनस एंगल आई कर दो, 37 डिग्री, कितना आ गया 16 डिग्री। आंसर विल बी सी। ये बात बच्चों किस किस को यहाँ तक समझ आई, Yes, sir. किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इस चीज में, नो सर। क्लियर होगा, आगे चले। चलिए नाउ अगर बच्चों हम बात करते हैं, अगर मान लो मल्टीपल पैरेलल बाउंड्रीज हो, तो मतलब अभी तो हमने क्या देखा था भाई, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आ रहा है, अगर उसके बाद तीसरे मीडियम में आए तो बच्चों कुछ नहीं है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के बराबर होगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर भी होगा। तो बच्चों हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, मैं तो ऐसे लिखूंगा कि साइन θ1 इंटू μ1 will be equal to sin θ2 into μ2 will also be equal to sin θ3 into μ। बस मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ हमेशा, मैं रेशियो के टर्म में याद रखता ही नहीं, मुझे होती है कंफ्यूजन, इसलिए इसको मैं सीधा सीधा याद रखता हूँ। और मैं भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीजें जितनी सिंपल तरीके से याद रखते हो तो आप वैसे ही याद रखना, कॉम्प्लिकेट चीजें करने का बच्चों फायदा नहीं। क्लियर है बच्चों, देखो फिजिक्स में बहुत अच्छी चीज क्या है कि आप ट्राई करो आपस में जितने देखो मैक्सिमम आप कॉन्सेप्ट अगर आपस में कोरिलेट करोगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला। अगर आप कोरिलेट करोगे, आप इंडिविजुअल बच्चों फॉर्मूले कम याद रखो और फॉर्मूले आपस में कोरिलेट करने की ज्यादा ट्राई करो, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2। चलो ये बताओ, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो इसको ट्राई करो। Sir, option C. ऑप्शन सी, ठीक है, बाकी बच्चे बताओ। कैसे करोगे, बिल्कुल सेम वैसे तरीका। क्या करो, मैं तो सीधे सीधे देखूंगा, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा साइन 60 डिग्री इंटू 1 विल बी इक्वल टू साइन θ1 इंटू √3। आप फिर से इक्वल कर दो किसके, साइन θ2 इंटू √3 डिवाइड बाय √2। एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो, एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा √3 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू साइन θ1 इंटू √3, कैंसिल। तो θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। सिमिलरली यहां से करो, सॉरी इन दोनों को इक्वल करना, तो साइन θ1 इंटू √3 इज इक्वल टू साइन θ2 इंटू √3 बार कैंसिल कैंसिल। तो यहाँ से क्या आएगा, एक मिनट हमने कुछ मिस कर दिया क्या, अच्छा ठीक है सॉरी, इसको इसके साथ लेने बजाय, ठीक है आपको फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ओके वैल्यू पुट कर दो फिर आप, θ1 की वैल्यू कितनी 30 डिग्री है ना, तो ये कितना आ गया 1/2, ठीक है जब साइन θ2 डिवाइड बाय √2, √2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा
θ2 will be equal to 45 डिग्री। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? आंसर इज सी, बिल्कुल सही। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? अगर आप ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेंगे, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। क्लियर? आगे चले, आगे चले ना। यस सर। चलिए ना बच्चों, मुझे अब मुझे एक चीज बताओ। देखो, जब हमने एक थर्ड वाला केस किया था, क्या कि ऑप्टिकली डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, हमारी जो इंसिडेंट लाइट है वो यहाँ से यहाँ जा रही है। तो आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको क्या दिखेगा कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। अगर आप इस एंगल को बढ़ा दो थोड़ा, एक सेकेंड, इसको आपने बच्चों इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? तो बड़ा हो गया। तो बच्चों हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? वो भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया? हमने इतना एंगल बढ़ा दिया बच्चों कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बच्चों 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 90 डिग्री। बट ये कब पॉसिबल है? व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये सिर्फ तभी मुमकिन है अगर मान लो हमारा बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सो स्नेल लॉ यूज करो, क्या होगा? साइन आई इंटू μ1 मस्ट बी इक्वल टू साइन आर इंटू μ2। साइन आई, इसको बोलते क्रिटिकल एंगल। क्यों बोलते? आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो साइन थीटा सी इंटू μ1, साइन आर कितना है? आर कितना? 90 डिग्री। साइन आई, साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 इंटू μ2। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों यहां से अपने को क्या मिलेगा? यहां से हमें मिल जाएगा साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू μ2 बाय μ1। ध्यान क्या रखना कि μ1 क्या बच्चों? डेंसर मीडियम है, μ2 रेयर मीडियम। तो अगर आपको अगर निकालना क्रिटिकल एंगल, तो साइन इनवर्स ऑफ μ2 डिवाइड बाय μ1। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये वो एंगल है, थीटा सी क्या है? इट्स अ क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये वो एंगल है जिसपे अगर हमारी लाइट से अगर इंसिडेंट करती है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों 90 डिग्री ही होगा। ये बात यहां तक किस किस को समझ आई? तो थीटा सी किसके बराबर हो जाएगा? साइन इनवर्स μ2 बाय μ1। एंड बच्चों ध्यान रखना, अगर किसी को डाउट हो कि कौन सा रेयर मीडियम, μ2 कौन सा है, μ1 कौन सा, बच्चों ध्यान रखो, हमेशा देखो μ2 बाय μ1। अगर हम साइन थीटा से की बात करें, भाई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। आप खुद सोचो ना कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। अब बताओ μ2 कभी μ1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर μ2 बड़ा हो जाएगा μ1 से बच्चों, तो ये रेशियो कितनी आएगी? ये रेशियो आएगी ग्रेटर देन 1 तो क्या हो ही नहीं सकती। इसलिए बच्चों μ2 क्या है? रेयर मीडियम है, और μ1 क्या है? डेंसर मीडियम है। ये बात यहां तक किस किस को समझ आई? इट्स रेयर मीडियम एंड इट्स डेंसर मीडियम। बच्चों ये बात यहां तक किस किस को समझ आई? क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अगर मान लो अगर इसको हम थोड़ा सा और अगर एंगल बढ़ा दे, तो बच्चों अगर हम थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दे तो क्या होगा? अगर आपने थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया, मान लो आपने ये एंगल कर दिया, तो क्या होगा? ये वापस बच्चों जो लाइट रे है वापस कहाँ जाएगी? सेम मीडियम में हो जाएगी, सेम मीडियम आएगी। तो बच्चों ये जो मीडियम था ना बीच में, ये जो दीवार के बीच में ये जो पार्टीशन था बच्चों, इट विल एक्ट एज ए मिरर। इट विल एक्ट एज ए मिरर। मतलब एग्जैक्टली मिरर नहीं होगा, ठीक है? ये मत सोचो एग्जैक्टली मिरर होगा। एग्जैक्टली मिरर में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं बच्चों?
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो थीटा सी क्या है? सो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो जैसे ही क्या रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया, नाउ इट विल एक्ट एज ए मिरर। ठीक है, तो आपको जो बोल रहा था ना मैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों देखो, अगर यहां तक है ना, यहां तक एज ए मिरर काम नहीं करेगा। जैसे ही अंदर की तरफ आने लग जाए, जैसे आप अगर थीटा सी से अगर आप एंगल की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, तो बच्चों अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होने लग जाए। जैसे रिफ्लेक्ट होने लगा, देन यू कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? उसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब वो एज ए मिरर काम करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे एप्लीकेशन होती है बच्चों की? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन कहाँ पे है? बोलो। एक तो था फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। यस, फाइबर, डायमंड। अब डायमंड जो बच्चों वो इतने महंगे क्यों बिकते हैं? बिकॉज आप देख रहे हैं कि डायमंड हमेशा चमकते रहते हैं। वो इसलिए चमकते हैं क्योंकि देखो, जब जैसे उसके अंदर लाइट रे एंटर करेगी ना, तो हम बच्चों उसको ना इस तरीके से कट करते हैं। जो डायमंड को देखना, हम उसको इस तरीके से कट करते हैं कि वो काफी सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ही बाहर निकलती है। इसलिए आप ध्यान रखना कि डायमंड चमकते क्यों है? इसलिए चमकते हैं वो। लाइट रे जैसे एंटर करेगी, वो एकदम से बाहर नहीं निकलेगी, वो 2-3 जगह पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के बाद बाहर निकलेगी। अब बताओ, एक लाइट रे अगर किसी ग्लास के अंदर बार बार रिफ्लेक्ट करके अंदर ही घूम रही है, तो आपको चमकता दिखाई देगा फिर वो। इसलिए डायमंड की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात यहां तक किस किस को समझ आई? सेकंड थिंग, अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, हमने बिल्कुल शुरू में कुछ पढ़ा था, बिल्कुल शुरू में, देखो बिल्कुल शुरू में, ये देखो। अब हो क्या रहा था, मान लो कि मछली अंदर है, ये मछली अंदर है, तो यहां से इंसिडेंट रे ऐसे गई, और ये हमारा क्या बच्चों? एक मिनट, चलिए, ये अपना क्या है? ये अपना नॉर्मल, ना, इट्स नॉर्मल। अब देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, इसलिए बच्चों हमें क्या दिखेगी? ये हमें क्या दिखेगी? मछली हमें यहाँ दिखेगी। कि हमें क्या लगेगा? ये जो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, हमें क्या लगेगा कि यहाँ से उठी हुई है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, इसलिए बच्चों ना, जो ना स्विमिंग पूल होते हैं, जो आपने देखो स्विमिंग पूल होते हैं, उसका जो बेस है हमेशा आपको ऊपर लगेगा कि ऊपर उठा हुआ है, इसलिए बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात यहां तक किस किस को समझ आई? चलिए क्या, अब देखो, नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होती है बच्चों? अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो, देखो, आप कभी पानी के अंदर देखना बच्चों, आपका पानी के अंदर देखना, एक स्पेसिफिक एरिया होता है। मान लो ऐसे पानी है, तो बच्चों ना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, सिर्फ आप उसी एरिया के अंदर से ही देख सकते हो ऊपर। कभी मत, आप ट्राई करना, आप, मैं थोड़ा फोटो लगाना भूल गया मैं। ठीक है, आप देखना बच्चों, एक आपको गोला दिखेगा, आपको ना एक ऐसे चमकता हुआ गोला दिखेगा, आप सिर्फ उसी एरिया के अंदर से ही देख सकते हो। ऐसा नहीं कि पानी अगर आपके ऊपर है आप पूरे पानी में से देख सकते हो, नहीं, एक स्पेसिफिक एरिया होता है, आप सिर्फ वहीं से देख सकते हो, उसके अलावा आप आगे नहीं देख सकते। उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई थिंक आपसे किसी ने पूछा भी था। सो क्वेश्चन इज, लाइट कमिंग आउट ऑफ ए पॉइंट सोर्स केप्ट एट डेप्थ h under water mu has only a part of it that escapes into air. What is the radius of the circle
थ्रू विच लाइट रे एस्केप्स। चलो बच्चे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इसका देखो मतलब क्या, आपको मतलब बता देता हूँ। मान लो कि हमारा को सरफेस एरिया ऐसे है, ठीक है, और आपने नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब वो जो ऑब्जेक्ट आपने जो नीचे रखा है वो डेप्थ उसकी कितनी है, h, डेप्थ h है। अब बच्चों होता क्या है ना, आप सबको पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। मान लो इसके बाद जो है बच्चों लाइट ऐसे आने लगी। अब मुझे क्यों बताओ, अगर लाइट ऐसे आएगी, जब बाहर जाएगी नहीं तो आपको दिखेगा कैसे, फिर आपको दिखेगा कैसे, और तो ये मान लो ऐसे। तो एक्चुअली निकालना क्या, हमें निकालना रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब क्या इस बात का ये मतलब है, देखो ये तो आपको 2D दिख रहा है, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये बच्चों हमारा सर्कल है, ये सर्कल है कैसे, आप सिर्फ इसके थ्रू देख सकते हो, आप क्या बच्चों सिर्फ इसके थ्रू देख सकते हो। ये बात यहां तक किस किस को समझ आई? कैसे निकालोगे बच्चों? देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो सकता है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो थीटा सी है, तो ये कितना हो गया, थीटा सी हो गया, है कि नहीं? ठीक है, वाकई 90 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, ये मान लो म्यू है और ये मान लो 1 है, तो यूज करो स्नेल्स लॉ, साइन म्यू, सॉरी नॉट म्यू, साइन थीटा सी इंटू म्यू इज इक्वल टू साइन 90 इंटू 1, ठीक है। सो थीटा सी, साइन थीटा सी किसके बराबर आ गया, म्यू के बराबर आ गया, सॉरी 1 बाय म्यू के। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं। सबको मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये क्वेश्चन आप में से किसी ने ग्रुप में पूछा था मुझसे एक बार। साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू 1 बाय म्यू, ठीक है। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा, हमें ये निकालना है कि ये रेडियस कितना है। और आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मान लो अगर ये रेडियस आर है, आर है, ठीक है, और एच हमें गिवन है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि टेंजेंट ऑफ थीटा सी विल बी इक्वल टू आर डिवाइड बाय एच, देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू एच इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा सी। अब मुझे एक चीज बताओ, साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा सी हमें पता है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मुझे परपेंडिकुलर कितना है, 1 है। सो यहां से अगर आप टेन थीटा से निकालोगे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा, सो टेंजेंट ऑफ थीटा सी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 1 है यहाँ से इस रेशियो से, तो बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज कितना है, म्यू है, सो म्यू स्क्वायर -1, बस यहाँ पुट कर दो, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1, बस। सो बच्चों रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू h डिवाइड बाय स्क्वायर -1। बच्चों ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? सो आंसर विल बी बी, आंसर इज बी। तो बच्चों ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई, ये क्वेश्चन किस किस को समझ आया? कोई ऐसा बच्चा इसको क्वेश्चन ना समझ आया हो?
सबको क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें? चलिए, अच्छी बात है अगर सबको क्लियर है तो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब एक चीज बताओ, चलो ठीक है, अभी तक ने इसके बारे में बातें कर ली, ठीक है। मान लो अगर हमें कोई परफेक्ट रिलेशन निकालना हो, हमें बच्चों रिलेशन क्या निकालना है कि मान लो यहाँ पे आपको, चलो यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसका तो मतलब क्या है, मान लो ऊपर एक इमेज है। अच्छा एक चीज बताओ, देखो आप सबने आई थिंक ये बात तो पक्का नोट की होगी कि आप कोई भी स्विमिंग पूल है, आप जब उसको ऊपर से देखते हो तो आपको क्या दिखता है कि उसका जो बेस है वो ऊपर उठा हुआ है। सिमिलरली बच्चों, अगर आप डेंसर मीडियम से, अगर आप रेयर मीडियम में देखोगे ना, वो चीज आपको लंबी दिखाई देगी। ऐसा किस किस ने एक्सपीरियंस किया है? या तो वो चीज आपको लंबी दिखाई देगी या वो चीज आपको ऊपर उठी दिखाई देगी। ऐसा किसी ने एक्सपीरियंस किया क्या? यानी कि अभी तक हम क्या देख रहे थे, जो सबसे पहला वाला जो सीन था, सबसे पहला वाला ये वाला जो सीन था, ये वाला, ठीक है, ये हम क्या देख रहे थे बच्चों? रे टू डेंसर हम देख रहे थे। अगर मान लो आप पानी के अंदर से अगर आप बाहर देखो तो, यानी कि अगर आप डेंसर से बाहर देखो तो कैसे देखेगा आपको? देखो मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट बच्चों मान लो यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लाइट रे कहाँ से आ रही है? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में सारी। हम बच्चों अंदर से देख रहे हैं, हम अंदर से देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लो जब वो रिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, तो हमने क्या माना बच्चों कि पीछे से आ रही है ये लाइट। हमें क्या लगेगा कि लाइट, ये जो लाइन है बच्चों एक्चुअली पीछे से कहीं आ रही है और यहाँ पे मीट करी। ये हमारी बन गई क्या इमेज? ये हमारी इमेज है और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना, हम ये ना बहुत ही छोटे एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आई है, साइन आई। हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई क्या था? साइन आई परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों बहुत ही छोटे एंगल की बात करें, हम ज्यादा एंगल की बात नहीं कर रहे बच्चों। हम ऐसे पानी के अंदर हैं और ऊपर देख रहे हैं, सीधा सीधा हम ऐसे ऊपर देख रहे हैं पानी से, तो दूर से हम देख रहे हैं पानी अंदर है और एकदम पानी से ऊपर देख रहे हैं। तो इस केस में होता है जब आई छोटा हो, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? साइन आई ऑलमोस्ट इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आई। तो टेंजेंट ऑफ आई किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है? पी ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस कितना हो जाएगा? पी ओ। सिमिलरली साइन आर, ठीक है। अब देखो ये एंगल आर है तो ये भी एंगल अपने ये आर हो जाएगा, ये वाला इज ऑल्सो इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आर। किसके बराबर हो जाएगा? अगेन पी ए डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है? पी आई पी ए, ठीक है। अब हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? सो म्यू वन इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, ठीक है। तो यहां से अपनी रेशियो क्या आ जाएगी? साइन आई डिवाइड बाय साइन आर किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन, विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्या? साइन आई कितना अपना? पी ए डिवाइड बाय पी ओ। साइन आर कितना है? पी ए डिवाइड बाय पी आई। सो फाइनल क्या लिख सकते हैं? सो पी आई डिवाइड बाय पी ओ विल बी इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। बच्चों पी आई क्या है? पी आई क्या है? हमें जो एक्चुअली हाइट दिखाई देगी, हमें हाइट ये वाली दिखाई देगी ना, ये वाली, इसको क्या बोल सकते हैं हम? एपरेंट डेप्थ। आप हाइट भी बोल सकते हो, बड़ी फेमस है एपरेंट डेप्थ के नाम से। एपरेंट डेप्थ किसके बराबर हो जाएगी? पी आई इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्चुअल डेप्थ।
तो ये बात किस किस को समझ आई? अब आप खुद सोचो, रेयर से डेंसर में आ रही है लाइट रे। देखो जो ऑब्जर्वर है वो तो अंदर बैठा पानी के, ठीक है, तो म्यू2 क्या है? म्यू2 डेंसर है। अब बच्चों देखो म्यू2 डेंसर है, इसका मतलब क्या है? म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। इसका मतलब क्या है? एपरेंट डेप्थ बच्चों हमेशा क्या होगी? एक्चुअल डेप्थ से ज्यादा होगी। एपरेंट डेप्थ हमेशा क्या होगी बच्चों? एक्चुअल डेप्थ से ज्यादा होगी। मान लो कि ऑब्जर्वर बच्चों बाहर है, इस बार बच्चों ऑब्जर्वर बाहर है, ठीक है। अगर बच्चों ऑब्जर्वर बाहर है, ठीक है, देखो इसको मैंने कैसे याद किया उसको? इसको मैंने ऐसे याद किया है कि जिस जिस तरफ देखो फॉर्मूला अपने को यही यूज करना है, फॉर्मूला अपने को यही यूज करना है। इसको मैंने कैसे याद किया बच्चों कि जिस तरफ ऑब्जर्वर है ना उसको मान लो म्यू2। मान लो देखो यहाँ पे आई, यहाँ पे इसको म्यू2 मान लो इस मीडियम को, ठीक है। अब देखो एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी? म्यू2 बाय म्यू1 इंटू एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। अब क्या म्यू2 क्या बच्चों? लेस देन म्यू1। बच्चों आप सोचो म्यू2 इज लेस देन म्यू1 है, इसका मतलब क्या? म्यू2 बाय म्यू1 रेशियो क्या है? लेस देन 1 होगी। तो बच्चों हमारी एपरेंट डेप्थ कैसे होगी? कम होगी। ये कौन सा वाला केस है? सबसे पहले वाला केस, ये वाला केस है। आप देखो ऑब्जर्वर क्या ऊपर से देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला। सो apparent depth is equal to mu2 by mu1 into क्या? एक्चुअल डेप्थ। बच्चों मैंने आपको अभी क्या बोला था कि जहां पे ऑब्जर्वर है उसको मान लो म्यू2, तो यहाँ पे म्यू2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे म्यू एयर डिवाइड बाय म्यू वाटर। आई थिंक सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज्यादा होता है। आप खुद बताओ यहाँ पे जो एपरेंट डेप्थ है वो कम होगी ज्यादा होगी? म्यू एयर डिवाइड बाय म्यू वाटर लेस देन 1 है, तो बच्चों यहाँ पे एपरेंट डेप्थ क्या होगी? कम होगी जब हम ऊपर से देखेंगे। तो ये फॉर्मूला बच्चों दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई बच्चों? ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? जल्दी से बोलो, कुछ क्लियर हुआ क्या? ओके, सो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? म्यू2 बाय म्यू1 डिवाइड बाय सॉरी इनटू एक्चुअल डेप्थ। अब बस ध्यान रखो कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है। अगर ऑब्जर्वर क्या बच्चों पानी के बाहर है, तो जहां जिस साइड ऑब्जर्वर है उसी वही मान लो अपना क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मान लो कि किसी लिक्विड के अंदर है ऑब्जर्वर, तो बच्चों उसको म्यू2 मानना है। अगर दूसरी साइड है तो दूसरी साइड को आपको क्या मानना है बच्चों? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 मानना है। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? और इसको एक्चुअली मैंने कैसे याद रखा हुआ है कि अगर मैं पानी को ऊपर से देखूंगा ना तो जो स्विमिंग पूल है उसका बेस मुझे ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। अगर पानी के अंदर से बाहर देखूंगा तो मुझे बाहर की चीजें लंबी दिखाई देगी। मैं इसको ऐसे मानता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन इज। ए स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी 100 मीटर डीप, ठीक है। एक स्विमिंग पूल है बच्चों, वो 100 मीटर डीप है। अपीयर मतलब ऐसा लग रहा हमें। इफ फॉर वाटर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 4/3 है, तो उसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी है? चलो बताओ इसका आंसर दो जल्दी से। वी हैव टू फाइंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल। चलो इस क्वेश्चन ट्राई करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेम वही फॉर्मूला, दैट इज अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू2 डिवाइड बाय म्यू1 इनटू एक्चुअल डेप्थ। अब जहां पे ऑब्जर्वर है उसी साइड को क्या मान लो? उसका मान लो क्या? म्यू2। चलिए
अब देखो अपरेंट डेप्थ कितनी है बच्चों, 100, और अब देख कहां से रहे हो बच्चों, आप बाहर से देख रहे हो, तो म्यू2 की वैल्यू कितनी होगी 1, म्यू1 कितना है 4/3 इंटू AD, यहां से AD कितना आ जाएगा 100 इंटू 4/3 यानी कि 133.3 मीटर। आंसर इज ए। बच्चों वैसे ना आप इसका आंसर वैसे ही दे सकते थे, वैसे ही दे सकते थे। आप खुद सोचो ना भाई, अगर अपीयर आपको 100 मीटर हो गया तो उससे ज्यादा गहरा होगा ना, उससे ज्यादा गहरा होगा, तो वैल्यू क्या है, आंसर विल बी ए। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? हल्की सी कॉमन सेंस यूज करो। मैंने आपको अभी बताया है कि मैंने कैसे याद रखा हुआ है। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि अगर पानी को ऊपर से देखूंगा तो जो स्विमिंग पूल है उसका बेस मुझे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, अगर पानी के अंदर से देखूंगा तो मुझे बाहर की चीज लंबी दिखाई देगी। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस डज द मैन सी इमेज ऑफ दिस फिश। चलो इसका ट्राई करो। तो ध्यान रखो सेम फॉर्मूला यूज करना है। आप बस ये ध्यान रखो कि जिस साइड ऑब्जर्वर है उसको मान लो म्यू2। फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। apparent depth is equal to mu2 by mu1 into actual depth। जिस साइड ऑब्जर्वर बचो उसको मान लो म्यू2। ऑब्जर्वर का ऊपर है उसको मान लो कितना हुआ है, इसी कहते हैं 4/3 इंटू एक्चुअली है कितना, वो 40 सेंटीमीटर नीचे है, 3/40 30 यस बिल्कुल सही, 3/4 40, आंसर विल बी 30 सेंटीमीटर। बस हो गया। एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे फॉर्मूले आप बार बार अलग अलग मत करो चीजें, बस आप ये ध्यान रखो कि जिस साइड ऑब्जर्वर है उस साइड आपका उसको क्या मान लो म्यू2 मान लो, म्यू2। उसको रटा मत लगाना कि म्यू2 जो है वो डेंसर या फिर रेयर है। आप सोचो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, सो वेयर डज द मिरर सी दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है? फाइंड एक्स फॉर विच इमेज इज फॉर्म एट द सेम प्लेस एज ऑब्जेक्ट। चलो इसको ट्राई करो एक बार। बिल्कुल सेम वही है। इस बार हमारा ऑब्जर्वर क्या बच्चों, पहले मिरर है। So I am repeating question again. Where does the mirror see this object? Then question, find x for which image is formed at the same place as object. ठीक है, चलो इसको ट्राई करो एक बार। बच्चों अगर मिरर ऑब्जर्वर है तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो? क्या लिखो, सीधा सीधा वही सेम फॉर्मूला, दैट इज पहले क्या निकालो, एपरेंट डेप्थ। मानता हूँ कि कुछ बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा, बट जितना आपको आता उतना लिखो ना। ये क्या होता है, म्यू2 बाई म्यू1 इंटू AD एक्चुअल डेप्थ, ठीक है? क्या हो जाएगा, आपके और ऑब्जर्वर बच्चों अंदर है, अंदर है तो म्यू2 क्या होगा इस बार
4/3 म्यू1 कितना है 1 इंटू एक्चुअल डेप्थ एक्चुअली कितने दूर है 9 कितना जाएगा 4/3 इंटू 9 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या बताओ बच्चों, इट्स अ कॉन्केव मिरर। याद करो अगर सेम जगह पे आपको अगर बच्चों इमेज बनानी है, याद करो सेम जगह पे अगर आपको इमेज बनानी है तो याद करो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पे हम क्या रखते थे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे ट्वाइस ऑफ एफ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते थे। अगर इसका मतलब ऐसा है हम क्या बोल सकते हैं x प्लस 12 मस्ट बी इक्वल टू क्या रेडियस x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना 15 x विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मुझे बात किस किस को समझ आई, ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ आया बच्चों यहाँ तक? बच्चों को डाउट है क्या इसमें? कोई ऐसा बच्चा इसको ना समझ आया हो? कुछ भी नहीं किया हमने, बस ध्यान से हमने सुनो एक बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इज वेयर डज द मिरर सी दिस ऑब्जेक्ट। बच्चों फॉर्मूला बस एक फॉर्मूला याद रखो, बहुत सारे फॉर्मूले आप नहीं रखने। दैट इज अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू μ2 by μ1 इनटू एक्चुअल डेप्थ। सो μ2 क्या है, इस साइड हमारा ऑब्जर्वर है। बच्चों इस बार इन्होंने क्या बोला कि मिरर को इमेज कहाँ दिखेगी डी की, तो डी पॉइंट है बच्चों, ये जो आपको डी दिख रहा है ये एक्चुअली ओ है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो म्यू2 इसका मतलब क्या कौन सा जाएगा, म्यू2 जाएगा 4/3। मोबाइल पुट कर दी, फाइनली में क्या दिखेगा 12 सेंटीमीटर। देखो एक्चुअली हाइट उसकी 9 है लेकिन हमें 12 सेंटीमीटर दिखेगा, क्यों, क्यों हम पानी के अंदर है। अब क्या बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जहां पे ऑब्जेक्ट इसको दिख रहा है ना। बच्चों ये मत सोचो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आप ये सोचो कि मिरर को कहाँ दिख रहा है। तो बच्चों जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे अगर इमेज बननी चाहिए तो कंडीशन क्या होनी चाहिए इसकी कि इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस के। वो कब हो सकता है, जब आप कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, यानी कि एक्स प्लस में उसको जहां पे दिख रहा है भाई उसके लिए तो इमेज 12 सेंटीमीटर दूर है ना भाई, कॉनकेव मिरर को तो 12 सेंटीमीटर दूर दिखाई दे रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 15 है, तो एक्स कितना हुआ 3 आ गया, ठीक है ना। बच्चों अगर मान लो हम देख रहे हैं अपरेंट डेप्थ एट मल्टीपल सरफेसेस, मान लो बच्चों हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। अगर वैसी बात करूं मैं बच्चों एच अपरेंट फर्स्ट की अगर बात करूं तो क्या है अपना μ2 बाय μ1 इंटू h1। मैं एक सिंपल एक केस लेके बात कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों बाहर से देख रहे हो, अगर मान लो ये एयर है, बाहर एयर है तो μ2 बाहर की तरफ लोगे। आप मुझे बताओ एच अपरेंट 1 कितना हो जाएगा h1 बाय μ1। सिमिलरली एच अपरेंट 2 क्या हो जाएगा h2 बाय μ2 एंड सो। सो देयरफॉर जो बच्चों टोटल अपरेंट हाइट अपनी क्या हो जाएगी, दैट विल बी h1 बाय μ1 प्लस h2 बाय μ2 एंड सो ऑन। अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 चीजों को रट्टा मत लगाना, इसको एक बार थोड़ा सा देख के समझ लो, आपको फिर याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कहीं भी। छोटा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन में और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन इज डिटरमाइन द अपरेंट डेप्थ ऑफ द बीकर, डिटरमाइन अपरेंट डेप्थ ऑफ द बीकर। ऑप्शन ए, आई थिंक ये क्वेश्चन आप सब कर सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सर ऑप्शन सी।
ऑप्शन C 85. ऑप्शन सी, ठीक है चेक करते हैं एक मिनट को। हाँ ऑप्शन सी तो मुझे गलत लग रहा है, बट फिर भी मैं चेक करूँ। नहीं, हाँ ठीक है। देखो कुछ नहीं करना सर, आपने एक फॉर्मूला बताया था सर, मुझे वो याद है बस, बाकी मैं सब भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला तो लिखो। ठीक है सर, फॉर्मूला लिख देते हैं। एच एपरेंट इज इक्वल टू H1 बाय म्यू1 प्लस H2 बाय म्यू2। H1 कितना है 60, म्यू1 कितना है 4/3 प्लस H2 कितना है 60, म्यू2 कितना है 3/2। कितना हुआ 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, कितना 15 20, कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 प्लस में 20 इंटू 2, कितना हुआ 85 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो अगर ये जो बंदा है अगर इधर अंदर की तरफ होता तो, अब बताओ अंदर की तरफ है ये, बताओ बच्चों। बच्चों क्या हो जाएगी, हाइट बड़ी दिखेगी ना फिर, अब 60 इंटू 4/3 हो जाएगा। समझ आया, जिसको आप इसको ट्राई करना, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, क्या टाइम हो गया, नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करना है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है। So next class में. चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आपको अगर किसी को डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आपके फिर प्रीबोर्ड कैसे रहे फिर? हाँ बच्चों, आपके प्रीबोर्ड कैसे रहे? अच्छे रहे, क्या बात है। बाकी बच्चों के? एक बच्चा बोल रहा है कि सर अच्छा नहीं रहा। नॉर्मली था सर। नॉर्मल था? ये एग्जाम तो नॉर्मल था, आपका कैसा रहा? लेकिन कौन कौन कनेक्टेड है? श्वेता, बबीता, भूमिका, इंदु, खुशी, खुशी अगेन, कुमकुम। कुमकुम कौन है? प्रीति, रेणुका, स्नेहा, वर्षा। कुमकुम तो मैंने पहली बार सुना था नाम, मतलब पहली बार देखा क्लास में। चलो कोई अच्छी बात है बच्चों, आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ठीक था, कुछ कह रहे हैं अच्छा नहीं रहा, कुछ कह रहे हैं ठीक ठीक रहा। ऐसा क्यों भाई, इतनी मेहनत आप सबने की थी। हाँ तो बच्चों, चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। एक बार क्या होगा फ्रॉम रे टू डेंसर, नेक्स्ट टाइम क्या होगा फ्रॉम डेंसर टू रे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यस। ठीक है, चलो तो फिर गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट। ओके बाय बाय, टेक केयर।